नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप हैं बॉलीवुड लाइफ हिंदी पर। और आज मेरे साथ है फिल्म शब की पूरी टीम। हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर ओनिर साहब। अर्पिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आशीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले मैं ओनिर सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये फिल्म जो थी, मैंने पढ़ा है कि आप 2000 में तैयार थी इसकी स्क्रिप्ट, बट ये किसी कारणवश या किसी वजह से बन नहीं पा रही थी एंड फाइनली ये तैयार होके अब लोगों के सामने आ रही है। बिकॉज एक डायरेक्टर के लिए उसकी पहली फिल्म जो होती है वो उसका पहला बच्चा जैसा होता है। तो वो फीलिंग कैसी है फाइनली ये फिल्म तैयार? तो ये फिल्म आपने सही कहा, मैंने लिखा था, मेरा फर्स्ट स्क्रिप्ट था ईयर 2000 पे। अभी भी न्यू स्क्रिप्ट है जहाँ पे फिल्म राइटर्स एसोसिएशन से स्टैम्प था। तो उस समय फिल्म बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि प्रोडक्शन बजट इसका ज़्यादा था और मेरा पहली फिल्म था, कोई उतना बजट नहीं मिल रहा था। ऊपर से सबको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बोल्ड फिल्म है। तो उसके बाद 14 साल इसके बाद बीत गया और हर फिल्म के बाद मैं कोशिश करता था कि वापस इसको बनाए। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोग बोलते हैं जब कुछ नहीं होता है उनसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। तो मैंने आगे बढ़ा, लेकिन साथ उसको लेके बढ़ा। तो इतना साल में वो स्क्रिप्ट का कहानी पे भी डेवलपमेंट हुआ। एक एक कैरेक्टर, जो आशीष का कैरेक्टर था तब उसका नाम था सलीम। सलीम से बदल के अब फिर मोहन बना, फिर अजफर बना, निखिल बना, अलग अलग नाम कैरेक्टर्स। तो रायना का जो कैरेक्टर है उसका नाम था अर्चना। तो उनका कैरेक्टर बदला, उनका नाम बदला और फिर फाइनली IIM करने के बाद मैं सोचा बहुत इंतज़ार हो गया। अभी भी बहुत बोल्ड है, लेकिन अभी मुझे फिल्म बनाना है। तो मुझे अभी बहुत खुशी लगता है कि इतने साल बाद भी जो मैंने ये फिल्म बना नहीं पाता तो लगता होगा कि मैं हार गया। तो ये अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ा कि ये फिल्म बनी है। तो वो अच्छा, बहुत ही खुशी। अर्पिता मैम, अगर हम आपके किरदार की बात करें या आपकी बात करें फिल्म से, तो आपका इस फिल्म से जुड़ना कैसे हुआ? क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद, जो सर ने बताया कि लिखी हुई थी लेकिन अब बन के तैयार हो रही है, और कैरेक्टर में जाने के लिए आपने अपने बाल भी जो हैं वो, तो वो कैरेक्टराइजेशन के लिए, तो वो सारी ब्रीफ और आपका उससे कैसे जुड़ना? मेरी जो पहली मुलाकात है ओनिर से वो हुआ था चौरंगा फिल्म के दौरान। वो फिल्म में ओनिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने। तो दैट टाइम आई मेट हिम और शूटिंग के दौरान काफ़ी हम दूसरे से घुल मिल गए, जान पहचान हुआ। और ओनिर एज ए डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू मी, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। और मैंने उसका बहुत जो भी फिल्म है, माय ब्रदर निखिल, सॉरी भाई, IIM, सो मैंने देखी। तो आई जस्ट लव हीज स्टाइलाइजेशन, हीज पैटर्न ऑफ डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली उम्मीद थी, सपने थे कि कभी काम करेंगे। लेकिन चौरंग के टाइम जब शूटिंग हो रहा था तब ओनिर आके मुझे बताया था कि अर्पिता, एक स्क्रिप्ट मैंने बहुत पहले लिखी हूँ और वो मेरा फर्स्ट स्क्रिप्ट है। मतलब कोलकाता से मुंबई शिफ्ट करने के बाद दैट्स द फर्स्ट स्क्रिप्ट आई रोट। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, आप पढ़ के मुझे बताना कैसा हुआ। तो फिर शूटिंग हो गया, उसके बाद सब कोई बिजी हो गया पोस्ट प्रोडक्शन। फिर एक दिन ओनिर उस स्क्रिप्ट शेयर किया और मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट। तब भी मुझे पता नहीं था कि ये मतलब कौन सा रोल मैं करने वाली हूँ। आई जस्ट रोट द स्क्रिप्ट and I really like the story. It's an amazing story. The story will touch your emotional और सबकी कहानी है, जो आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। तो I really like the story and then he said that this is the Raina is the character I want to offer you, but उसके लिए आपका जो बाल है वो कटवाना पड़ेगा। तो चॉप करना पड़ेगा। समझे? चॉप मतलब ठीक है, कितना थोड़ा तो he said no, एकदम छोटा। and he shared some reference photos also and लेकिन उस टाइम तक इतना कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया था एज अ डायरेक्टर कि आई वॉज क्वाइट, आई जस्ट टुक 30 seconds आई थिंक। जब टेलीफोन पे उन्होंने बताया कि रायना कैरेक्टर के लिए यू हैव टू चॉप योर हेयर, आई जस्ट टुक 20 to 30 seconds टू से येस क्योंकि ये
हमारे प्रोफेशन में भी एक हिस्सा बनता है कि कैरेक्टर जैसा उसमें ढलना जरूरी है। हाँ, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो रिस्क इनके ऊपर ज्यादा था, क्योंकि तब तक उन्होंने शॉर्ट हेयर में मैं कैसे दिखूंगी उसका कोई रेफरेंस नहीं, कोई भी रेफरेंस। शॉर्ट करा के बोलते कि नहीं फिट नहीं है। हाँ, तो ये मेरे लिए उतना चैलेंज नहीं है आशीष, क्योंकि बाल तो बढ़ ही जाएंगे, 6 महीना लगेगा, हाँ, 7 महीना लगेगा, बढ़ ही जाएंगे, लेकिन इनका जो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम है, जो फिल्म जो उन्होंने सोचा है कि अर्पिता विल प्ले रायना, वो एकदम प्रोडक्टाइज हो जाएगा। तो रिस्क उन्होंने ज्यादा लिया। I'm really fortunate। मैं एक बात बोलूं, जब इन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई थी, फोटो दिखाई थी आपकी फुल हेयर में, हाँ, और जब इन्होंने शॉर्ट मुझे लगा तो कोई फिल्म एक्ट्रेस है क्या? एकदम वही है, एकदम चेंज हो गया खाली। हाँ, और चेंज में नहीं, मतलब काफी सारे अप्रिशिएशन मिले मुझे, मतलब जब से मैं ये लुक पे हूँ, अभी 2-3 साल हो गए ये लुक पे, काफी सारे अप्रिशिएशन मिले। तो ये ऑल क्रेडिट्स मतलब अभी तक तो कोई डायरेक्टर मुझे ऐसा विजुअलाइज नहीं कर पाया बंगाल में, काफी सारे डायरेक्टर के साथ। खास बात है कि जब जो एक्टर के जो हेयर स्टाइल होता है, ये उस टाइम अपना भी सेम वैसा रखते हैं। हम दोनों का सेम जब तक रिलीज नहीं होता। आशीष, अगर आपकी बात की जाए तो आपकी ये शुरुआती है बॉलीवुड में, तो जो है आप ज़्यादातर हम एक्टर देखते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एक लव स्टोरी से स्टार्टिंग करें, या फिर ऐसी फिल्म हो जिसमें मतलब एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हो जो कि एक लड़की से रोमांस कर रहा है, गाने गा रहा है अलग अलग वादियों में, लेकिन ये फिल्म उन सारे सब्जेक्ट से बहुत अलग है। तो जब आप इस फिल्म को चूज़ कर रहे थे तो कहीं ये डर था कि मैं इससे शुरुआत करूं या ना करूं, इसके बाद मेरा करियर कैसा रह सकता है? ऑब्वियसली स्क्रिप्ट अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नए कलाकार के दिमाग में वो डर हमेशा बना रहता है। देखो, पहली बात तो ये कि मैंने स्क्रिप्ट कभी चूज ही नहीं की, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट ने आपको चूज किया? मुझे डायरेक्टर ने चूज किया है। मेरा भी मतलब वो लेवल नहीं है, मेरी भी उतना मतलब उस पोजीशन पे नहीं हो कि मैं चूज करूं। लेकिन जब स्टार्ट किया था मॉडलिंग एक्टिंग करियर, मुझे मॉडलिंग तक पहुंच जाता हूँ, मुझे लगता है मॉडलिंग जब एक्टिंग करियर शुरू किया था तो उस टाइम पे एक दिमाग में बहुत सारी मतलब कमर्शियल फिल्में, देखो कमर्शियल तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब वैसी फिल्में जो मार हार्ड एक्शन, लड़ाई झगड़ा, लड़की के पीछे भाग रहा है, लाउड फिल्में, ओवर द टॉप एक्टिंग, और हमेशा एक्टिंग को समझा जाता था कि फिल्म में देखो और वहाँ से सीखो एक्टिंग की, उसने हाथ ऐसे किया, तो उस तरह की एक्टिंग में बड़ा बिलीव करता था मैं। और जब भी मैं इवन ऑडिशन में मैं उस तरह की एक्टिंग करता था। तो और मैंने सर की फिल्म देखी थी इससे पहले, तो मैंने सर को बोला, सर मुझे आपकी फिल्म ना उतनी अच्छी नहीं लगती। क्या होता है कि हम मेंटली उतना ग्रो नहीं किया था उस टाइम। क्या होता है कि सर की फिल्मों को समझने के लिए वो मैच्योर माइंड चाहिए, घुसना जरूरी होता है, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपको एक पोएम सुनाऊंगा और फिर मैं आपको सुनाऊंगा शायरी, आपको पोएम समझ में आएगी, लेकिन बोलोगे आप शायरी बहुत अच्छी थी, मतलब शायरी सुनाने वाला ज़्यादा समझदार है, लेकिन शायरी आपको समझ नहीं आएगी। शायरी समझने के लिए आपको इतना एजुकेट होना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे अरे यार शायर, समझ रहे हो? तो ये शायरी सुनाते हैं। ये सच बात है। तो फिर जब मैंने बाद में अच्छा सिनेमा देखना शुरू किया, अच्छी फिल्में देखना शुरू की, मैंने मामी फिल्म फेस्टिवल जहाँ पे सारी मतलब मुंबई में मामी, ईरानियन फिल्में, रशियन फिल्में, सारी फिल्में आती हैं, तो मैंने वो देखना शुरू किया। उसके बाद मैंने फिर इनकी फिल्में देखी, मैंने कहा कमाल की फिल्में हैं, तो एजुकेट किया। उसके बाद मैं बिलीव करने लगा। फिर लकीली इन्होंने बोला कि मेरी फिल्म का ऑडिशन दोगे, तो मैंने कहा देना तो बनता है जी। और जब इन्होंने सेलेक्ट किया तो मेरे सब दोस्तों ने, जिनको भी मैं जानता हूँ, सबने बोला कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम एज एन एक्टर और तुम एक समझदार एक्टर बन के इंडस्ट्री में आओगे, तुम्हें लोग सीरियसली लेंगे, क्योंकि तुम एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो जो सिर्फ अच्छे एक्टर के साथ ही काम करता है और वो कुछ भी खराब बनाते, मतलब एक्टिंग तुम एज एन एक्टर तुम्हारा कुछ भी खराब होने ही नहीं देगा। तो मैं फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो गया, मैंने कहा मैं सेफ हैंड्स में हूँ, अब करियर सही कर। जैसा कि हम लोगों ने सुना है सर, इस फिल्म के लिए आपने काफ़ी सारी वर्कशॉप भी की थी, तो आशीष मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने लंबे वक्त तक एक नए एक्टर के लिए वर्कशॉप करना, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ होता था फ्रस्ट्रेशन के, यार ये कितने लंबे वक्त तक ही चल रहा है, क्योंकि मैंने सुना लगभग 1 से 1.5 साल तक सिर्फ इसका वर्कशॉप ही चला था।
तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, उससे कितना सीखने को मिला और उस वक्त क्या दिमाग में चलता था जब? देखो, वर्कशॉप लंबी इसलिए हुई थी क्योंकि मैं बहुत ही कच्चा एक्टर था। तो वो जो पॉलिश करने में क्या होता है, देखो इरिटेशन तो होती ही है, वो हर एक, जब आपको कोई पॉलिश करता है तो वो रगड़ तो हाँ इरिटेशन तो होगी ना। तो लेकिन जब वो चमक के आएगा तो फिर उसकी वैल्यू अलग होगी। तो लंबी वर्कशॉप थी, कभी कभी लड़ाई भी होती थी। सर ने बोला कि ये सीन कल करना है। अब मैंने घर में रात को फुल प्रैक्टिस की, पूरे रिकॉर्ड कर करके देख रहा हूँ। और मैं अगले दिन आया, मैंने कहा, तो मुझे लगा कि आज सर बोलेंगे अरे वाह क्या कर दिया, और मैंने पूरी जान लगा दी। सर ने बोला नहीं, गहराई नहीं है, आंखों में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता था एक मतलब कौन सी एक्टिंग दिखना चाहते हैं। तो बाद में जब मैंने अपने आप को कैमरे पे देखा, फिल्म में शॉट्स देखे, तो मुझे लगा अच्छा सर ये चाह रहे थे इस तरह की एक्टिंग। अर्पिता मैम और रवीना मैम दोनों के साथ आपके कुछ इंटीमेट सीन्स हैं उसमें फिल्म में, तो करने में हाँ आप ही को पूछा कि आपको करने में जो है किसके साथ झिझक होती थी, क्या परेशानी लगती थी कि सीनियर एक्ट्रेस हैं दोनों? तो झिझक तो मतलब झिझक कंफर्ट लेवल किसके साथ ज़्यादा था अगर मैं पूछूँ तो? देखो शुरुआत में क्या था कि फिल्म से पहले जो हमारी वर्कशॉप हुई थी, तो वर्कशॉप में अर्पिता मैम और हमने साथ में बहुत सारी वर्कशॉप की थी। तो हम दोस्त बन गए थे अच्छे, एक अच्छा मतलब कंफर्ट हो गए थे। लेकिन इंटीमेट सीन्स के लिए मैं हमेशा घबराता था। तो उस सीन से पहले सर आके बताते थे मुझे, ओनर सर, की देखो आशीष कैसे करना है। चलो मैं बन जाता हूँ आशीष, अब तुम देखो वहाँ से। तो ये जिस तरह से करते थे मुझे लगता था कि यार ये जिस तरह से करने, अगर मैं वैसा कर दूं तो फिर तो मतलब बहुत कमाल का सीन आने वाला है। तो वो मेरे को देख देख के सीखा कि आशीष देखो ऐसे एक्ट्रेस की आंखों में देखो, ऐसे उनको उसके बालों को पकड़ो, ऐसे एक हाथ से उसके शोल्डर पर, तो वो सब चीज़ें तो सर अगर आपकी फिल्मों की बात की जाए तो लगातार हम लोग आजकल ये कहते हैं कि बहुत सारी स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में आ रही हैं, लेकिन आप जो फिल्में बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी को ही पर्दे पर लाती है, लेकिन एक उनका कहने का तरीका अलग होता है और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सच्चाई होती है। तो वो सब्जेक्ट्स आप जब करते हैं तो किस तरह से आप चूज़ करते हैं, उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है? तो यूजुअली जो भी फिल्में मैं बनाता हूँ शब्द भी वैसा ही है कि रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो मैं जब बॉम्बे में नया आया था तो मेरा भी सपना था कि फिल्म मेकर बनूँ। मेरा साथ और भी दोस्त होते, किसी को म्यूज़िक डायरेक्टर बनना था, किसी को एक्टर बनना था, और किसी का अलग अलग सपना था। और जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मैं देखता था कि किसी का कैसे हर किसी का ज़िंदगी अलग अलग दिशा ले रहा है, अलग अलग तरह से मोल्ड कर रहे हैं। किसी का सपना पूरा हो रहा है, किसी का सपना नहीं हो रहा है और वापस चले जा रहा है। तो वो इंस्पिरेशन इस कहानी पे है कि ज़िंदगी कैसे बदल जाता है। कभी कभी मंजिल क्या है वो भी हम भूल जाते हैं। तो वो चीज़ इस फिल्म पे है। और बहुत सारे मुझे लगता है अपने आप और मेरा दोस्तों की ज़िंदगी एक एक कैरेक्टर में छोटा छोटा करके है। तो मेरे भी लगता है कि जब ऑडियंस ये फिल्म देखेगा सबको कुछ ना कुछ अपने आप का किसी न किसी कैरेक्टर पे। सर अगर हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने शुरुआत एक अलग तरह की फिल्मों से की, लेकिन थोड़ा नाम होने के बाद सक्सेस वो उनका जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत चेंज हो गए, मेन स्ट्रीम में आ गए। लेकिन आप अभी तक उन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, उसी तरह की फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तो उसका क्या रीज़न है या क्या आपकी इंस्पिरेशन है उसका? मुझे लगता है अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें उनको खुशी देता है, तो उनको चेंज ओवर खुशी देता है, तो उन्होंने चेंज किया। तो मुझे खुशी देता है कि ये जो स्पेस है अपना, इसी को मैं पॉलिश करूँ, बेटर करूँ। ये मुझे हमेशा से फिल्म मेकर बनना था क्योंकि मेरा कुछ कहानी ऐसा है जो बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बॉलीवुड ग्लैमर उस चीज़ के लिए फिल्म मेकर बनना नहीं था। मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट था कि कुछ कहानी है अपने अंदर, उसको बताना है। और ज़िंदगी को अपने फिल्म से मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ, इसीलिए इंडिपेंडेंट फिल्म्स हमेशा करता हूँ। कि लगता है कि मेरा फिल्म्स के थ्रू में अपना भी एक ज़िंदगी का सफ़र होता है और उससे मैं ज़िंदगी के बारे ज़्यादा सीखता हूँ। तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है जब मैं कोई भी फिल्म बनाता हूँ। सर अगर फिल्म की म्यूज़िक की बात की जाए तो वो बहुत खूबसूरत है और आपकी बाकी फिल्मों में भी जो म्यूज़िक होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ
4 दिन के लिए बस बजे और फिर चला जाए, लेकिन वो लोगों के साथ रह जाता है। तो आप उस पर किस तरह से काम करते हैं? हमने मतलब जैसा मैं सुनता था कि पुराने डायरेक्टर्स थे वो लोग म्यूज़िक कंपोजर के साथ बैठते थे, उन्हें ब्रीफ अच्छे से करते थे, ऐसा नहीं है कि बता दिया कि मुझे ये सिचुएशन बस गाना बना देना। तो आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग म्यूज़िक को लेके कैसा है? मुझे गाना म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो इसीलिए फिल्म में मेरा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है कि गाना आप काट नहीं दे सकते कि वहाँ थोड़ा आइटम जैसा गाना नहीं रहता है, वो फिल्म का एक नैरेटिव बन जाता है। तो हमेशा मैं ये होता है कि जब भी फिल्म शुरू करता हूँ और म्यूज़िक की प्रोसेस शुरू होता है, फर्स्ट जो मैं करता हूँ कि म्यूज़िक डायरेक्टर को पूरा स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, तो उनको पूरा स्क्रिप्ट मालूम होता है, क्योंकि एक फिल्म का एक टेक्सचर होना चाहिए गाना का, एक एक गाना अलग अलग वैसा नहीं, एक टेक्सचर होना चाहिए। और फिर मैं उनसे उसके साथ बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ इन डिटेल मिथुन के साथ इस फिल्म में ये सिचुएशन है, ये जर्नी है, इस तरह का अर्बन फिल्म है, अर्बन साउंड कैसे चाहिए। और मुझे ये मिथुन के बारे में भी अच्छा लगता है कि वो इमीडिएटली नहीं बोलता अच्छा है मेरे पास 10 गाना है, अब सुन लो और चुन लो, लेकिन वो उस सिचुएशन के लिए मेलोडीज बनाता है। और शायद इसीलिए कि एक ऑनेस्टी इस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं कि सालों बाद भी तेरे बिन बोलिए या ले चले बोलिए लोगों को याद रखते हैं। सर, अगर जैसे आपके इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की बात बीच में आ गई, तो जैसा कि अभी बहुत सारी फिल्मों के साथ हो रहा है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अपनी फिल्में लेके आते हैं और अभी सेंसर बोर्ड जो है उन पर बहुत सारी कैची चला देता है या फिर बोलें कि उनको रोक देता है। अब जैसे लेटेस्ट जो है लिपस्टिक अंडर माई वोडका पे चल रहा है, या इससे पहले जो और फिल्में आई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की, तो उसको लेके कितना घबराहट, एक मतलब स्वतंत्र जो कहते हैं फिल्मकार वो अपनी लेके आया है, वो कुछ पेश करना चाह रहा है, अभी उसको उतनी वो ही नहीं स्वतंत्र। तो एक चीज़ तो है कि हम हमेशा सेंसर बोर्ड को और किसी आदमी के पीछे पड़ जाता है। प्रॉब्लम है जो गाइडलाइंस था वो बहुत साल पुराने का, तो क्या होता है इन लोग वो फॉलो करता है, क्योंकि कल कहीं कोई ने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया तो उन लोग आंसरेबल होता है। तो प्रॉब्लम है कि गाइडलाइंस चेंज होना चाहिए, उसके साथ वो बहुत ही ओल्ड फैशन है, और उसके साथ आज की जो मिलियू है, आप इंटरनेट है, टीवी है, सब कुछ में सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिल्म के साथ ही प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। और मेरा सफ़र माय ब्रदर निखिल के टाइम पे भी सेंसर बोर्ड के साथ बहुत घबराहट था, लेकिन मैं जब उनके पास गया, फर्स्ट फिल्म था और उन्होंने बोला ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, हम यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इंडिया का फर्स्ट फिल्म था हिंदी फिल्म जिसमें LGBT इश्यूज़ था, लेकिन मुझे यू सर्टिफिकेट दिया था विदाउट एनी कट्स। तो उस तरह का से जब मैं शक का अभी सेंसर अभी फिलहाल हुआ, मैं बहुत घबराहट से गया कि बैन वैन ना हो जाए, लेकिन जब मैं अंदर गया उन्होंने बोला कि और ये बहुत खूबसूरत फिल्म है, इसे तुम मत बिगाड़ो, हम कोई विजुअल कट नहीं दे रहे, खाली 4 शब्दों म्यूट कर दो आप और एक सर्टिफिकेट ले लो। और मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल रहा है कि आप यूए मत मारो कि फिल्म बिगड़ जाएगा, और उनका भी हाथ बंद है ना, उनको भी वो गाइडलाइंस फॉलो करना है जिस पर प्रॉब्लम है। तो मैंने एक्सेप्ट किया और ठीक है फॉर टीवी के लिए फिर चेंजेस करके, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इतना जल्दी तो रूल्स चेंज होने वाला नहीं है कि इतना सालों से जो चल रहा है, तो वो चेंज होने की ज़रूरत है। क्योंकि सेम फिल्म मैं विदाउट कट नेटफ्लिक्स या अमेज़न पर दिखा सकता हूँ, तो इसका क्या माने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने फिल्म शब के बारे में इतनी सारी बातें की और आशीष ने कहा कि फिल्म से कहीं ना कहीं उनके अंदर बदलाव आए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप फिल्म देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो बदलाव आएंगे, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से जो है कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो है आप फिल्म शब को देखिए जो कि रिलीज हो रही है 14 जुलाई, क्योंकि आप बदलेंगे तो देश बदलेगा। इतना भारी फिल्म नहीं है। तो बाकी बॉलीवुड की और खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड लाइव। थैंक यू।